हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी क्लास 10th की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पर हमने कंप्लीट केमिस्ट्री बायोलॉजी को कवर किया था और उनके हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को क्या किया था, कवर किया था। नाउ टुडे सेशन ऑन वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द एवरी चैप्टर। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ द केमिस्ट्री इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स आपके क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सबके लिए चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग वन शॉट को कवर करेंगे, जहां पर मैं आपके पूरे के पूरे चैप्टर को 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके बेसिक कोर्स कॉन्सेप्ट जो आप मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, आप इस वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, सो अवर टॉपिक नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस where the substance undergo a transformation to a new substance with a different property through the breaking and the formation of the bond between the atoms. It means यहाँ पर आपके कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। It means हमारे पास दो स्पीशीज होंगी। For an example, अगर मैं बात करती हूँ H2 प्लस में O2 gives H2O। इट मीन्स जो ये आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन का बॉन्ड था, ये भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ पर आपका बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग डेवलप होगी। इट मीन्स दैट ये क्या है, ये एक प्रोसेस है where the substance undergo the transformation। यहाँ पर एक सब्सटेंस की क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि वो अपनी पिछली प्रॉपर्टी को छोड़कर, प्रीवियस प्रॉपर्टी को छोड़कर एक न्यू प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाते हैं, तो ये पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है, अरे ऑक्सीजन की तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करती है, उसको मोर फ्लेमेबल कर देती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। और जबकि वाटर तो इसके बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। वाटर तो किसी भी बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर डालने पर उसकी आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, थ्रू द ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। यहाँ पर हम पुराने बॉन्ड को तोड़कर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ पर क्या एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप डेफिनेशन लिखिए, साथ में उस एग्जांपल को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, यहाँ पर जिंक के साथ करवा सकते हैं। और आप क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिलीज करेंगे। इज इट अ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल लाइक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये हमारी क्या है, नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस, हमारी नेचुरल गैस कौन सी है, CH4 की रिएक्शन अगर हम O2 के साथ करा देते हैं, तो क्या बनता है, CO2 प्लस में H2O। ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस में O2 गिव्स CO2, ये भी एक हमारी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब ये भी हमने इसकी बात करी है, वाटर का फॉर्मेशन हमने करके दिखाया यहाँ पर। कोरोजन ऑफ आयरन लीडिंग टू द रस्ट द फॉर्मेशन, जब आयरन के ऊपर
वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इट्स अ टाइप ऑफ ए कोरोजन। तो ये भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ में देखने को मिलती है। हाँ जी, हम लोग रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स आपके फर्मेंटेशन कर रहे हैं, आपके खट्टे जो ग्रेप्स हो रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तवे पे आप लोग रोटी बना रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली दीज आर ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर फाउंड इन एवरी डे इन अवर लाइफ। केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन हर जगह है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल। हाँ जी, अब बात ये आती है, ठीक है मैडम आपने हमें ये बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कब हो सकती है, कैसे पता चलता है कि मैडम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट, क्या पैरामीटर्स इसके हो सकते हैं, आइए इनके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली देयर आर द 4 की पैरामीटर्स टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के पूरे होने की संभावना को हम लोग बेसिकली 4 पैरामीटर से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपनी स्टेट को चेंज कर दे, अपनी स्टेट को चेंज कर दे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था H2 प्लस में O2, H2 कैसी थी, गैस, ऑक्सीजन कैसी थी, गैस, किसमें कन्वर्ट हो गया, H2, H2 कैसा है, लिक्विड। अपनी लिक्विड मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर दे, इट मींस हमारी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या थी, ये आइस, क्या है, आइस, आइस किस में है, सॉलिड में। ये क्या है हमारे पास, वाटर वेपर, क्या है, वाटर वेपर। ये भी क्या है, और ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड किस में है, एल में। ये किस में है, गैसियस फॉर्म में। तो जब हमारी क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट मींस हमारी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। ये क्या है, अगर अपनी कोई भी वो स्टेट को चेंज कर दे, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए, ठीक है, ऑल्दो इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, बट ये क्या है, हमारा एक पैरामीटर है। चेंज इन अ कलर, अगर वो अपने कलर में चेंज कर दे, अपने कलर को चेंज कर दे, तो इट मींस दैट कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाल देते हैं, आयरन का कैसा कलर है, ब्राउन, कैसा कलर है, ब्राउन। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर है, ब्राउन, सॉरी ब्लू। तब डालेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। तो जो ये सॉल्यूशन का कलर हमारा बनेगा, अब ये ब्लू नहीं होगा, फेडेड ब्लू कलर होगा। कैसा होगा, फेडेड ब्लू कलर होगा। इट मींस हमारा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। इट मींस हमारी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ये हमारे 3rd नंबर पर है, ये हमारे 2nd नंबर पर है, और ये हमारा 1st नंबर पर है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, किसी रिएक्शन के होने के बाद, कोई रिएक्शन हमारी हो चुकी है और बाद में क्या निकल रही है, गैस बाहर निकल रही है। इट इज अ इंडिकेशन पॉइंट, हमें बता रहा है कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल आइए देखते हैं इसे एग्जांपल। लाइक अगर मैंने जिंक सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करवा दी है, यहाँ पर H2SO4 के साथ करा दी है, ठीक है। हाँ, हम किसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम ले सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस हमारी इवोल्व हो रही है, यही इंडिकेशन पॉइंट है कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ जी, चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो ये भी क्या है, एक इंडिकेशन पॉइंट है कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल आइए बात करते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या था, एक कैल्शियम ऑक्साइड था प्लस में H2, अगर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, CaO क्या बोलते हैं इसको, चूना, क्विकलाइम बोलते हैं। ये रिएक्शन किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ।
पहले गर्म नहीं था, पर जैसे ही इसके अंदर पानी डाला तो क्या हो गया, होने लगे एकदम, ये एकदम बहुत ज्यादा तेज से इसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली देयर आर द 4 पैरामीटर्स, आई रिपीट, चेंज इन स्टेट, वो अपनी स्टेट में चेंज करेगा, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं किसकी, केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? अभी अभी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। नाउ द टर्न केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction using the chemical formula instead of the words. Basically, chemical reaction को अगर हम लोग सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं, देखिए अगर मैं इसको लिखती हूं, सपोज करिए मेरे पास ये कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं, देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन में किसके साथ करा रही हूं, ऑक्सीजन के साथ करा रही हूं, फिर मेरा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये कितना बड़ा लग रहा है ना लिखने में, ये हमें कितना बड़ा लग रहा है लिखने में। मतलब मैं किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए पहले मैग्नीशियम लिखूंगी, फिर ऑक्सीजन लिखूंगी, फिर उसका प्रोडक्ट बनाऊंगी। कितना लॉन्ग मेथड है, कितना प्रोसीजर है, मतलब कितना लेंदी है, मतलब मुझे लिखना पड़ रहा है। तो अगर क्यों ना मैं इसके सिंबल लिख दूं, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दूं, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दूं और इसका भी सिंबल लिख दूं, उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक, जब हम उसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स का यूज हमें नहीं करना है, किसका यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है और उनके सिंबल्स का यूज करना है। केमिकल इक्वेशन सिंबलाइज रिएक्शन विद द फॉर्मूलाज। हम किसके साथ लिखेंगे, फॉर्मूलाज के साथ। रिएक्टेंट चेंज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट कहां पर लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या है हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर जाएंगे। कंडीशंस लाइक कैटलिस्ट, टेम्परेचर आर नोटेड अबव द एरो। और इस एरो के ऊपर आपको पता है क्या लिखा जाता है, इस एरो के ऊपर हमेशा फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि केमिकल रिएक्शंस किन फिजिकल कंडीशन पे हो रही है, लाइक उसका प्रेशर क्या है, हम कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर क्या दे रहे हैं, व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस। हमेशा इस एरो के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें स्टेट क्या करनी है, रिप्रेजेंट। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड गैस के लिए G कैन बी एडेड। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस लैक द इक्वल एटम्स, बैलेंस्ड वन हैव देम। अब बात ही आती है मैडम ठीक है आपने केमिकल रिएक्शंस हमें बता दी, केमिकल इक्वेशंस भी हमें समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं कि हमारी इक्वेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे एटम्स का नंबर इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड का एक बहुत फेमस नेम है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या नेम है। अनबैलेंस्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, अनबैलेंस्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या यूज करते हैं, स्केलेटल। हम लोग इतना पढ़ चुके होते हैं कि अपना बेसिक्स भूल जाते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, और आपको पता है बहुत सारे बच्चे इसको पता नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को तो ये पता है भाई प्रीवियस ईयर में जो आया था हम लोग वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल का ही मतलब होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर नेम दे रखा है आपका एनसीईआरटी में। हाँ जी, ये आपको सिंबल दिखा रखा है, दिस इज अ सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब अपने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट आपको होपफुली चीजें समझ में आ रही है, मैं बिल्कुल बेस से यहाँ पर आपको लेकर चल रही हूँ ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल इजी कवर हो जाए, ठीक है। हाँ, बात करते हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग करना है हमें, एम क्या है,
हमें बैलेंस करने हैं एटम्स को दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी हमारे बैलेंस क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, इक्वल एटम्स होने चाहिए। नीड क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है हमें बैलेंसिंग की, क्या जरूरत है मैडम बैलेंसिंग करने की? एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर डू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए। हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, उसका फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जितना मास हमारा रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारा किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दिस इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी, अनबैलेंस्ड है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि बैलेंसिंग के लिए क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एटम को लिखना है, दीज आर द एटम्स, ये मेरे पास क्या है, एटम्स है। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है। मैं आपको बैलेंसिंग का तरीका देखना, बैलेंसिंग के लिए ना बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, बट मैं आपको एक मेथड मैं बताती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे अच्छा है। हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले अदर एटम्स को बैलेंस करो। अदर एटम्स कौन से मैडम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने एटम्स बचते हैं सबको बैलेंस कर दो, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। सबसे बेहतरीन मेथड है, इस मेथड को यूज करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, देखिए ये हमारा है Fe, राइट हैंड साइड पर कितने हैं हमारे 3, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 3। हाइड्रोजन कितने हैं राइट हैंड साइड पर 2, तो मैंने भी क्या लिख दिया ये 2। ऑक्सीजन कितने हैं 4। बेसिकली दीज आर नोन एज सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। Fe3O4 के अंदर 4 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये इसका सेम मतलब नहीं है, दिस इज नॉट अ सबस्क्रिप्ट, this is not a subscript, this is a stoichiometric coefficient, this is a stoichiometric coefficient, it means that 3 moles, it means that 3 gram, it means that 3 liter, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस इज नॉट अ सबस्क्रिप्ट, दिस रिप्रेजेंट द हाउ मच आयरन, हाउ मच, ठीक है। तो हाँ जी, हम इस पे बात कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 4, LHS में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना दे रखा है 1, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 1। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस के लिए टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, आयरन प्लस में H2 प्लस में Fe3O4, जैसे कि मेरे पास ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। किसको बैलेंस करूंगी मैडम, आपने कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी बैलेंस कर दो। कितने आयरन है 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 3, कितने आयरन है 3। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर कितना है 1, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर 4, क्या लगाएंगे 4, क्या लगाएंगे 4, यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं 4 लगा दूं, क्या लगा दूं 4। देखो 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। बैलेंसिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कीजिए, कितने अदर एटम है, फिर उनको बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। हमेशा लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार थोड़ा पोज, 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। वीडियो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एटम्स। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स यहां पर हम लेंगे। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।
बात करते हैं किसके, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली इन आर एनसीईआरटी देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द फिफ्थ वन इज रिडॉक्स। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एज अ नेम इंडिकेट कॉम्बिनेशन, कंबाइन, इट मींस दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसका ये मतलब है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A प्लस में B में क्या बना दिया, AB। ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, हाँ जी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करने हैं। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, H2O के साथ, क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या निकल रही है यहाँ पर, हीट। स्टूडेंट्स आजकल ना सीबीएसई का पैटर्न बड़ा चेंज हो रहा है। आज के टाइम पे हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। आप ना बेसिकली फिजिकल स्टेट को बड़े ध्यान से देखना, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, वो ऐसे क्वेश्चन देगा, प्रोडक्ट भी खुद बना के देगा। यहाँ पर लिखेगा X, यहाँ पर लिखेगा Y और यहाँ पर लिखेगा Z, और फिर आपसे पूछेगा X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन व्हाइट वॉश react with the air CO2 form the calcium carbonate giving the walls shiny finish। अब वो बात करता है, दिस वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। क्या है कॉमन नेम, क्विकलाइम। क्विकलाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, चूना। क्या बोलते हैं, चूना। इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नेम है, लाइम वाटर। क्या नेम है, लाइम वाटर, लाइम वाटर। वो बोलता है कि अगर हम इसको अपनी दीवारों पर लगा देते हैं, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपनी दीवारों पर व्हाइट वॉश कर देते हैं, तो करने के बाद कुछ समय के बाद हमें जो हमारी दीवारें हैं वो चमकती हुई नजर आती हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आप इसको व्हाइट वॉश कर देते हो, इससे अपनी वॉल्स को व्हाइट वॉश कर दिया, ये अपने आप किस पे लगा दी, अपनी वॉल्स के ऊपर लगा दी। किस पे लगा दी, वॉल्स के ऊपर। हमारे सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है, CO2। जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, इसका नाम बताइए, क्या आ सकता है इसका नाम, क्या बोल सकते हैं इसको, मार्बल। क्या बोल सकते हैं इसको, एगशेल, एगशेल। और क्या बोल सकते हैं मैडम इसको, लाइमस्टोन। और क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन। तो इसके कॉमन नेम है, ये आपको पता होने चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनाता है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए। और रिएक्शन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन की। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, और MgO, ये बहुत इजी रिएक्शन है, पढ़ते हैं। मैग्नीशियम की वायर लेते हैं, उसको जलाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही वो एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देती है, जिसकी वजह से हम जब उसको बर्न करते हैं तो वो इजिली बर्न नहीं होती, तो उसको साफ करना पड़ता है हमें सैंड पेपर के साथ। और कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करती है। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बड़ी चमकती हुई फ्लेम प्रोड्यूस करती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन। और ये क्या है हमारी, रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अरे मैडम ये क्या बोल दिया, एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का बाहर निकलना एक्सोथर्मिक कहलाता है, जबकि हीट को देना, एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड देना, उसको क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखेंगे, CO2 प्लस में H2O गिव्स C6H12O6 प्लस में O2
प्लस में यहाँ पर क्या निकलती है आपकी, थोड़ी बहुत हीट भी निकल जाती है, ठीक है। बट हम यहाँ पर दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, एनर्जी, सनलाइट की फॉर्म में क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो प्लांट्स ने ग्लूकोज बना लिया, अब इसे कौन खा रहा है, इसे हम खा रहे हैं। मान लो अपने प्लांट पे एक आम को देखा, आम को आपने खा लिया, खाने के बाद वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर चला गया। अब उस ग्लूकोज को तोड़ना ही तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। हमारा एम क्या है, एटीपी को बनाना, हमारा एम क्या है, एनर्जी को बनाना। तो इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। कोई पूछे रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और कैसी है, एक्सोथर्मिक। प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन करना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। हमने एक रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर ली। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के हमने पांच एग्जाम्पल किए। क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यहाँ पर हमने बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी। सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमारी कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्योंकि ये वन शॉट है तो हम लोग बहुत कंटिन्यूसली करेंगे इसके अंदर। वन कंपाउंड डीकंपोजेस टू टू और मोर कंपाउंड। जब एक कंपाउंड एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, कंपाउंड का टूटना, उसकी कंपोजिशन का बिखर जाना। डी का मतलब होता है बिखरना, कंपोजिशन का टूट जाना। टू और मोर कंपाउंड, ए बी किस में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी में, इफ हीट इज यूज्ड फॉर डीकंपोजिशन। हीट किसके लिए दे रहे हैं हम लोग, डीकंपोजिशन में, यानी हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी तीन तरह की हो सकती है। थर्मल डीकंपोजिशन, अगर हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, अगर हम उसको सनलाइट दे रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो ये देख लेते हैं। FeSO4, हाँ जी, फेरस सल्फेट, कॉमन नेम मेंशन करेंगे भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। FeSO4 का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन विट्रोल। क्या है, ग्रीन विट्रोल। कैसा होता है ये, क्या सच में ऐसा होता है, नहीं मैडम, इसका फॉर्मूला तो एक्चुअल में ऐसा होता है। दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रोल। 7H2O क्या है मैडम, एक मोलिक्यूल फेरस सल्फेट को 7 मोलिक्यूल पानी ने घेर रखा है। इसका मतलब क्रिस्टलाइज सोल्ट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब भी हम इसको हीट करेंगे ना, पहले हीट जैसे इसको करते हैं तो सबसे पहले इसका रंग उड़ता है, ठीक है। बाद में करते हैं इसकी बातें, तो आइए समझते हैं इसको। FeSO4 को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या बन गया, Fe2O3। क्या बन गया, SO2। क्या बन गया, SO3। एसिडिटी याद होना चाहिए, Fe2O3, SO2, SO3। हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, देखो फॉर्मूला आ गया, causes the loss of water molecule, पानी के मोलिक्यूल उड़ जाते हैं, changing its color, उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फर्दर हीटिंग, फिर उसको फर्दर हीट करते हैं, decomposes the remaining anhydrous ferrous sulfate into a ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। सबसे पहले इसको हीट करेंगे ना, पिछली बार ये क्वेश्चन था पेपर में। इसको हीट करने पर क्या मिलता है, इसको हीट करने पे हमें सिर्फ FeSO4 मिलता है। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि आप किसको हिट करवा रहे हो। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है और एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है। इसको हिट कराओगे तो FeSO4 मिलेगा और इस FeSO4 को हिट कराओगे तो आपको ये मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे मैडम इसका डिटेक्शन बता दीजिए। SO2 को कैसे पहचाने कि हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है। SO2 बर्निंग स्मेल आपको आएगी, बर्निंग स्मेल जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे, तो हमारी कौन सी गैस है, हमारी SO2 गैस है। और देख लेते हैं, आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, नाम बताइए, मार्बल, नाम बताइए, लाइमस्टोन, एगशेल के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। किसमें टूट गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम बताइए, क्विकलाइन, क्विकलाइन, और क्या बन गई, CO2, और क्या बन गई, CO2, ठीक है। हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू अ लाइम and the carbon dioxide, this reaction is important industry in the cement like manufacturing। नोट डाउन करिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका।
पेपर में क्वेश्चन आएगा सीमेंट की मैन्युफैक्चर के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन का। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका पढ़ लिया? थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा है ये? यहाँ पर हमारा होगा फोटो का मतलब होता है सनलाइट, लाइटिक का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट की प्रेजेंस में कंपाउंड का टूटना ही क्या कहलाता है? फोटोलाइटिक। जैसे कि AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में कन्वर्ट हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई? Cl2 में कन्वर्ट हो गई। सनलाइट टर्न्स द सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे एज द लाइट डिकम्पोजेस इनटू अ मेटालिक सिल्वर एंड द क्लोरीन गैस। ऐसे ही AgPr का पता होना चाहिए सनलाइट की प्रेजेंस में। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। AgBr सॉलिड किसमें? सनलाइट में। मेरी रिएक्शन हो रही है किस, क्या बन रहा है? Ag प्लस में Br2। किस में यूज होती है रिएक्शन? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर होती है। किस में यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है। एक रह गई, एक मैं लिख देती हूँ। आइए लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं भाई। हाँ जी, एक आपकी रह गई कौन सी? यहां पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कंपाउंड का टूटना। H2O इलेक्ट्रिसिटी क्या बन रहा है? H2 प्लस में क्या बन रहा है? O2, हाफ O2 बन रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। कहोगे मैडम कहाँ है? बहुत इजीली आप इसको कर भी सकते हो। पेपर में क्वेश्चन बनता है भाई इसका, मैं पहले बता रही हूँ। इस बार पिछली बार उन्होंने मास का रेशो पूछा था, इसका मास का रेशो और इसका मास का रेशो क्या है। इनके मास के रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है, इनके मोल के रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है, इनके वॉल्यूम के रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है। पिछले से पिछली बार मास के रेशो पे आया था, पिछली बार मास के रेशो पे आया था 2025 में। वॉल्यूम पे भी आ सकता है और मोल पे भी। अगर वॉल्यूम का रेशो पूछे तो 2:1, अगर वॉल्यूम का रेशो पूछे तो 2:1, मोल का रेशो पूछे तो 2:1। अगर वॉल्यूम का रेशो पूछे, सॉरी मास का रेशो पूछे, तो ये मास का रेशो भी आपको पता होना चाहिए भाई इसका। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 का कितना होगा? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 का कितना होगा? 32। काटिए कितना आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो 1 ही बन रहा है ना ये, सॉरी 16 आएगा। कितना आएगा? 16, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, तो कितना आएगा? 1:8। पिछली बार बहुत बच्चों ने गलत करा था, उनको ऐसे आता था 2:1, 2:1, 2:1। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, मास का रेशो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ी अच्छी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जब मैं किसी एक एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, डिस्प्लेस कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसके एक्वस सॉल्यूशन में से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब तुम कहोगे मैडम कैसे पता करें कौन डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन नहीं करेगा? ठीक है, एक पूरी की पूरी रिएक्शन है हमारी, आइए याद कर लेते हैं। कुड़ी, नाल, कार, मांगो, अल्टो, जिसे, फिर, लेकर, जिसे, सॉरी, फिर, लेकर, चले, आगरा, आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ऐसे याद होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, लास्ट में प्लेटिनम लिख लो। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसका चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर भी आता है।
A more reactive element displaces the lesser reactive element from their aqueous solution. This reaction is known as displacement reaction. क्या बोलते हैं? Displacement. जैसे कि lead ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर आपका लेड देखने को मिलता है, लेड ऊपर की साइड देखने को मिलता है. रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई ये. आयरन ने कॉपर सल्फेट को, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक में कॉपर इज लेस रिएक्टिव. अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस बाय अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये अंडरलाइन कर लेंगे भाई. लेड, फेरस एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. लेड, आयरन, जिंक, thus that displaces the copper from their compounds. This is known as displacement reaction. क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. आइए आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए भाई. डबल यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है. वहां पर उसके एक्वस में से वो एक बार एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था. इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपाउंड्स में जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको देखने को मिलता है, म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस को बिटवीन द टू रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग द न्यू कंपाउंड्स. देखिए फर्क समझिए. ये एक आयन है, ये भी एक आयन है. इन दोनों आयन ने इन दोनों आयन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. कैसे पता करें मैडम? प्रोडक्ट कैसे बनाए? ये क्या है? एनायन. इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? -2. इसके ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर दो. ठीक है. इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस को ही क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. BaSO4 गिव में 2 NaCl हमारा क्या होता है? ये बन जाता है. हाँ जी, एक क्वेश्चन और पूछता है. अगर पूछा जाए आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फास्ट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट फास्ट होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी क्या होती है? फास्ट होती है. कैसी होती है? फास्ट होती है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है. आपसे पूछ सकता है. ठीक है. तो ये क्या बनाता है? अपने व्हाइट प्रेसिपिटेट. ये भी पूछ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका टाइप है? प्रेसिपिटेशन का. बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज प्रेसिपिटेशन एंड सेकंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन. ये भी आपको बात पता होनी चाहिए. एसिड बेस के रिएक्शन करवाओ, सोल्ट प्लस वाटर बनाओ, दिस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जब आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक पीपीटी बन जाता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. 1 नंबर में क्वेश्चन है, पूछ सकता है भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ जी. होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर हम लोग अपनी पूरी 4 रिएक्शंस को क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए. ये सारी रिएक्शंस आपको, इनके एग्जांपल भी आपको पता होने चाहिए. आइए नेक्स्ट चलते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन. साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स. इसके नेम में इसका मतलब छुपा हुआ है. री का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन. जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड के अंदर साइमल्टेनियसली होते हैं, उसका एक रिडक्शन शो करता है एक एलिमेंट और एक ऑक्सीडेशन शो करता है. इट मींस वो कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स. कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 गिव्स कॉपर प्लस में H2O. ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड. ये क्या है? H2. इस कॉपर ने कॉपर में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है. क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन. क्या बोलते हैं? रिडक्शन. ये H2 ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. ये बात आपको याद होनी चाहिए. एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ये कौन है? ये कौन है और ये कौन है? ठीक है. जो अपना क्या करवाते हैं? जो अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं. जो अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट.
और जो खुद का रिडक्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। दूसरे का ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट जो अपना क्या कर रहा है? अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट अपना खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और एग्जांपल ले लिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है पेपर में, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक में। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, अंडरलाइन कर लो इसको, तो स्टार मार्क कर लो जितने हो सकते हैं। ये पेपर में आएगा ही आएगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है? MnO2 प्लस में 4HCl, MnO2 प्लस में 4HCl, MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2। तो ये आपको पता होना चाहिए। MnO2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। H ने अपने अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? MnO2 अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब ये कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कौन है? HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या रखी है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन। रिडक्शन का एग्जांपल देख लीजिए, और ये किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का। कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, क्या बन गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट को अंदर देना, एंडोथर्मिक। द रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O प्लस में ये बन गया, तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक, ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है? 5 रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इतनी चीजें सबको क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है? तो आपको क्या करना है? इस लेक्चर को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, सभी रिएक्शंस को देखना है। जब आप पढ़ रहे हो तब आप अपनी वीडियो चलाओ, साथ में अपनी एनसीईआरटी रखो, साथ में अपने नोट्स रखो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। हम चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पार्ट पे आ गए हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट बताने डेली लाइफ के ऊपर क्या है, हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कैसे इफेक्ट करता है, कैसे ऑक्सीडेशन का क्या रोल है। भले ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या है? अटैक ऑफ सराउंडिंग मॉइस्चर, गैसेस, एसिड ऑन द मेटल कन्वर्ट्स इनटू अ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, दिस इज नोन एज कोरोजन। आप चांदी की पायल पहनते हैं, वो कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, क्या है? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है। घर में लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे की अलमारी होती है, कुछ समय बाद जंग लग जाता है, क्या है? मैडम कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है। कॉपर, तांबे के बर्तन आपके कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं, क्या है मैडम? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है। तो इट मींस जब आपकी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? मॉइस्चर, गैसेस, एसिड, ये सारे के सारे मिलकर अटैक करते हैं किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। तो क्या बनाते हैं? एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है? जैसे कि सिल्वर का एग्जांपल दे रखा है, ब्लैक कोटिंग ऑफ ए सिल्वर,
जैसे कि सिल्वर ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका सल्फर, क्या है सल्फर, आपकी क्या है यहाँ पर गैस प्रेजेंट है, तो क्या बनाएगी Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बना लेगी। क्या बना लेगी, सिल्वर सल्फाइड बना लेगी। कॉपर, तांबे का छल्ला पहनते हो ना, कुछ समय के बाद आपकी यहाँ पर उंगली से जब निकाल लेते हो तो हरे हरे रंग का दिखाई देने लगता है, क्या है ग्रीन कोटिंग ऑफ ए कॉपर। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, इंपॉर्टेंट है भाई, कॉपर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हो, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, और कॉपर की रिएक्शन H2O के साथ करवा रहे हो, तो क्या बनता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, बेसिक नेचर का बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अंडरलाइन कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रिएक्शन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में H2O, क्या बन रहा है, फॉर्मूला याद कर लीजिए Fe2O3.X2H2O। यहाँ पर एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए कुछ भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 भी दे सकता है, 3 भी। अरे भैया हमें नहीं पता कुछ है यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पर X है, X का मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितना है। और याद कर लीजिए क्या बनता है Fe2O3, Fe2O3, यहाँ पर वो FeO दे देगा, Fe3O4 दे देगा, Fe2O3, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। प्रोडक्ट फ्रॉम द आयरन रस्टिंग, पेंटिंग, रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, अपनी लोहे की अलमारी पे पेंट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना, पेंट करते हो, ग्रीस करते हो, ठीक है, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, और क्या करते हो, गैल्वेनाइजेशन करते हो। मैडम गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आयरन के ऊपर जिंक हो रहा है, जिंक के ऊपर आयरन नहीं है, तो आजकल स्टेटमेंट में बहुत आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट, आयरन के ऊपर क्या हो रही है, जिंक की कोटिंग हो रही है, तो इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। हाँ जी, आज का क्लास का आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल बिकम रेंसिड। ऐसे फूड मटेरियल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, कुछ समय के बाद वो खराब हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अपॉन एक्सपोजर वाया द ऑक्सीडेशन। जैसे कि आप क्या सोचते हो, एक समोसा लेकर आए, सोचते हो कि कुछ समय बाद इसको खाएंगे, फिर सोचते हो कि नहीं घर पे जाके अपने बच्चे को दे देंगे, इतने में आप अपने बच्चे को दोगे ना, इतने में तो वो ऑक्सीडेशन हो चुकी होगी इसकी वहां पे, ठीक है। समोसे के अंदर क्या है, तेल भी है, समोसे के अंदर क्या है, फैट भी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कुछ समय के बाद उसका जो स्मेल है, उसकी जो टेस्ट है वो खराब हो जाती है, इट बिकम्स रेंसिड। अचार खराब हो जाता है आपका, पराठे 2 दिनों के बाद आपके खराब हो जाते हैं, तो क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अवर एयर, ठीक है। तो हमारे खाने को क्या कर देते हैं, रेंसिड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब चिप्स का पैकेट खाते हो 2 मिनट आधे घंटे बाद देखो चिप्स सीलने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रखना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन करने को, प्रिवेंट करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, दैट आर ऑफन एडेड टू द सच फूड्स। एयर टाइट कंटेनर, इसलिए मम्मी किसमें रखती है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखती है कोई भी सामान। दैट आर द स्लो डाउन द रेंसिडिटी प्रोसेस, इसलिए आप किसमें रखते हो, फ्रिज में। चिप्स के पैकेट खाते हो ना, कुरकुरे के पैकेट खाते हो, क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस, क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस। क्या किसका काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेस से करवाने की कोशिश की है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ कवर करवाने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया और बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है और किसी भी तरह की आपको इसमें क्वेरी लगती है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, समझ में आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कहीं पर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हमारी जरूर बनाऊंगी, एसिड बेस एंड सोल्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग आपके एग्जाम से पहले पूरी साइंस को कवर करेंगे। डेली मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर आऊंगी, जहां पर हम अपने पर डे 1 चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।